अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने जो उस समय कंट्रीज लिए थे वो चाइना थी, देन खास तौर पे मालदीव का छोटा सा आइलैंड जो भारत को आंखें दिखा रहा था, श्रीलंका और बांग्लादेश को डिस्कस करते हुए शेख हसीना का कैसे और मोहम्मद यूनुस इसके बारे में डिस्कस करते हुए हम म्यांमार बर्मा के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो कंट्रीज हैं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो खास तौर पे चाइना के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि चाइना ने किस प्रकार अभी भारत पाकिस्तान युद्ध जो 7 मई को शुरू हुआ उसमें चाइना ने पाकिस्तान की पूरी मदद की और यहां तक कह दिया कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती संबंध नहीं तोड़ेगा। ऐसा लगता था कि भारत और पाक चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं अब दोबारा वापस नॉर्मल नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हम पीछे चलें तो 1954 में कभी पंचशील के सिद्धांत के ऊपर जो जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किए थे उनके साथ चाइना के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए थे। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण करके वो सारी जो दोस्ती थी उसको दाग लगा दिया और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीति जो थी कोएग्जिस्टेंस, वो वाली नीति को तहस नहस कर दिया था। उसको डिस्कस करने के बाद मैं आज आपको लेके जा रहा हूं सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ भारत के संबंध और साथ में ईरान। मैं 2 कंट्रीज वो ले रहा हूं जो कि तालिबान रूल्ड नेशंस हैं इस समय। एक तो है अफगानिस्तान और दूसरा है सीरिया। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अगस्त 2021 को आक्रमण करके वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया और सारी हुकूमत अपने हाथ में ले ली। भारत को थोड़ा सा शक शुबा था और डर था कि कहीं सिविल वार जो अफगानिस्तान में चल रही है उनके अपने जो लोग हैं वो मारे ना जाए, तो भारत ने इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया और उसके तहत जो नेपाल के या बांग्लादेश के कहीं के भी जो लोग वहां से भारत के लिए निकलना चाहते थे उनको इवैक्यूएट किया। अगस्त 2021 की बात है और दिसंबर में ये स्थिति जो थी भारत की अफगानिस्तान के साथ नॉर्मल होगी। तालिबान सरकार चाहे वहां पे हुकूमत कर रही थी लेकिन भारत के अफगानिस्तान के साथ बड़े पुराने संबंध चले आ रहे हैं। इनके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और साथ में ईरान। इस सारी सिचुएशन को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश की है, हो सकता है ये गलत हो और क्योंकि मेरे को ये दोबारा आज रिपीट करना पड़ रहा है, मैं मैप के पास तो बाद में जाता हूं लेकिन मैं आपसे बात करता चलूं कि अभी हाल ही में ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी लेकिन आई हैड टू रीशूट इट, रीजन बीइंग कि ट्रंप ने जो 25% इंडिया के ऊपर टैरिफ पॉलिसी डिक्लेयर की थी वो कल रात को उसने 50% कर दी है और ये एक बहुत बड़ा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो नहीं हम कह सकते लेकिन ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 50% टैरिफ जो लग जाना भारत के लिए दैट इज अनकॉल्ड फॉर, अनजस्टिफाइड एंड नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एनी एंगल। और आज हमारी जो अखबारें हैं वो इन्हीं हेडलाइंस के साथ भरी हुई हैं। ट्रंप पुल्स द ट्रिगर, डबल्स इंडियन लेवी टू 50%। सो ये अखबारें आज सारी इसी के लिए भरी पड़ी हैं, तो मेरे को इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना था। अब ऐसी जो नीति आ जाती है ट्रंप के कारण ही सारा एशियन नेशंस जो हैं, डेवलपिंग नेशंस, वो तो सारे असमंजस में हैं कि अब किया क्या जाए और भारत को इस हालात में अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसे चेंज करना पड़ रहा है। वही चाइना है जिसके पास 2020 गलवान हाइट्स की इंसिडेंस हुआ था जब चाइना की फौजें और हमारी आर्मी आपस में भिड़ गई थी,
30-35 लोग इधर और इसी प्रकार उस तरफ भी मारे गए थे। उसके बाद हमारी ये कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन डायलॉग्स कंटिन्यू चल रहे थे। भारत चाइना द्वारा स्थापित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके जो बेसिक मेंबर्स कंट्रीज थे वो था चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बन गया और 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बन गया। आज 10 देश जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म, टेररिस्ट एंड क्रुएलिटीज के अगेंस्ट आवाज उठाती है। इसके अलावा आपस में ट्रेड संबंध और एक दूसरे की मजबूरियां और दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश करती है। इसकी मीटिंग्स जो होती है, पहले तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग में राजनाथ सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वहां पे बड़ी बातें हुई टेररिज्म एंड टेररिस्ट के खिलाफ। लेकिन जब ये मुद्दा पास हुआ और जब ड्राफ्ट बन के आगे आया तो राजनाथ सिंह जी ने वहां पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने इसलिए हस्ताक्षर करने से मना किया क्योंकि उसमें पहलगाम की बैसरन की घटना का जिक्र नहीं था। मैं बताता चलूं, 22 अप्रैल को यह घटना घटी थी जब आतंकवादी ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान हैड अटैक्ड दैट एंड किल्ड अराउंड 26 पीपल। सो उस घटना का जिक्र ना होने के कारण ये जो मीटिंग थी ये स्थगित हो गई। अब रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर चाइना गए और उन्होंने जाकर वहां के प्रीमियर जी जिनपिंग से मुलाकात की और वहां के वाइस प्रीमियर से भी मुलाकात की। और इन सब मुलाकात के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि अब मोदी जी भी थोड़ी देर में वहां पे जाएंगे और जो हमारे मिनिस्टर्स वहां पे आपस में समझौते कर आए हैं उनको आगे वो डिटेल में डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर लगा देंगे। चाइना के साथ ये हमारा बदलाव क्यों? क्योंकि इस समय जिस प्रकार अमेरिका टैरिफ पॉलिसी बढ़ा रहा है और भारत जैसा देश जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो बड़ा एडवांटेजेनियस रहा है, 65% हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, और 35 to 40% हमारी इंपोर्ट है और इसमें हमें बड़ा प्रॉफिट होता है। खास तौर पर हम मेडिसिन और इसके अलावा अपने और प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उनकी कंपनियों के कपड़े भी हैं, जूते भी शामिल हैं, और इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ईटेबल्स वो भी जाते हैं, चाय कॉफी वगैरह। तो इन सब के ऊपर अगर इतना रेट बढ़ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हम मैन्युफैक्चरर भी हैं अमेरिकन गुड्स के, और जब इतना रेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चर हमसे करवा रहे हैं वो हमसे शिफ्ट कर जाएंगे। हो सकता है वो अन्य कंट्री समय अपकमिंग कंट्री जो है वो ताइवान भी है, और देशों को ये जो मैन्युफैक्चरिंग काम है ये मिल जाएगा और ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। पीछे चाइना से एप्पल ने अपनी प्रोडक्शन निकाल ली थी और उसने कहा था कि मैं भारत से मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा। भारत ने इसका स्वागत किया, लेकिन ट्रंप क्योंकि इस समय भारत के अगेंस्ट है तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में भारत से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाने दूंगा। लेकिन उसने भारत के साथ ये समझौता कर लिया। लेकिन कल की न्यूज ये है कि ट्रंप ने उससे by oath he has accepted that he will be spending $100 billion in the production of the iPhone, Apple phone in America. So ये जो change in production and foreign policies, because America is acting as a bully and forcing other countries to not to act the way he wants they should deal with इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अदरवाइज आप एक मेरे को बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इग्नोर करके
ट्रंप अपने पास वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूसुफ मुनीर को बुलाते हैं अमेरिका में लंच के लिए। What does he want to convey? He is showing the people that I am autocrat, and he dares to act in such a audacity that he doesn't bother that what will be the impact of this invitation on the other parties in Pakistan. पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं। वहां पे तीन एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप और तीसरा है आर्मी। ये तीनों वहां पे हर वक्त अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसके साथ आप सोच सकते हैं जब वो आर्मी के जनरल को बुला के मीटिंग कर रहा है तो वो जो दो ग्रुप हैं वो क्या सोच रहे होंगे। और बड़ी कयास लगाए जा रहे थे कि अब तो जी शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होने वाला है और आर्मी विल टेक ओवर पाकिस्तान। What happens that we are to see next. Anyhow, coming back to the point, today I am going to talk with you on India's relation with two Taliban countries. One is Afghanistan and other is Syria. And on the map which I have drawn, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है बनाने की और आपको समझाने की। Let's see how much I am successful in doing so. This is India, we all know. This is Sri Lanka, and then this is the division of Pakistan. ये हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान बाउंड्री में है और इसके ऊपर ये श्रीनगर लग रहा है और यहां पे ये चाइना है। ठीक है, पाकिस्तान यहां पे है और यहां पे इनका पोर्ट है, दैट इज कराची पोर्ट। दिस इज कराची सी पोर्ट, बंदरगाह, जहां से ये यूरोप की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ व्यापार के लिए पर्शियन गल्फ से होता हुआ आगे को निकल जाता है। मैंने ये सारे कंट्रीज थोड़े थोड़े बनाने की, ये दिस इज सऊदी अरेबिया, इसके साथ ये ओमान है और ये यमन, दो कंट्रीज ओमान और यमन। और ये ओमान के कारण ये जो गल्फ है, ये वाली जगह, ये गल्फ ऑफ अमान जानी जाती है और ये है पर्शियन गल्फ। भारत में ये कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट। इस सी पोर्ट से, क्योंकि यहां पे कराची है, भारत के लिए यहां तक तो जाना मुश्किल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता, तो हम यहां से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहां पे आते हैं। एंड दिस इज ईरान। ईरान के साउथ में ये एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम है चबार पोर्ट। इसका चाबार पोर्ट, चाबार बंदरगाह। ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट के साथ ईरान ने भारत के साथ एक समझौता किया 2013 में। इस समझौते के तहत ईरान ने भारत को यहां पर एक बंदरगाह बनाने की इजाजत दी। दैट बंदरगाह का नाम है शाहिद, ये देखिए, शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल, शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल। ये बंदरगाह के लिए भारत ने $100 मिलियन दिए और इस पैसे के साथ साथ उसने यहां पे ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। कंडाला से इस बंदरगाह, जिसका नाम है चबार, इसका डिस्टेंस है 550 नॉटिकल माइल्स। अब यहां पे हम देखते हैं अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, उसके पास समुंदर का कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से चाबहार पोर्ट तक रेलवे लाइन ईरान की सरकार बिछाती है भारत की मदद से, और बहुत से स्पेयर पार्ट्स जो हैं भारत इनको सप्लाई करता है। हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस रेलवे लाइन का निर्माण करवाती हैं। 638 किलोमीटर के करीब है। ये रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होने के बाद अफगानिस्तान जैसे सामान है यहाँ पे आएगा और यहाँ की बंदरगाह से वो भारत और अन्य अरब, सऊदी अरबिया, इराक, टर्की, सीरिया, जिस सीरिया की मैं बात कर रहा हूं वो ये है सीरिया। ये
ये सीरिया, इराक, टर्की और इधर जॉर्डन से घिरा हुआ है और समुद्र को लगता है। इस सीरिया पे अभी रिसेंटली तालिबान ने दिसंबर के महीने में वहां की सरकार, जो कि बशर अल असाद था, जो कि पुराना 25 साल से हुकूमत करता आ रहा था, उसका तख्ता पलट दिया और उसके प्रीमियर जो जलाली था उसको भी उतार दिया, प्राइम मिनिस्टर था, और ये हुकूमत जो है तालिबान के हाथ में आ गई। बशर अल जो था वो नया है, इसका इस समय तालिबान हुकूमत वहां पे स्थापित हुई। ये वही प्रीमियर है, ये वही प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर अमेरिका ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। लेकिन क्योंकि अब ये इसने हुकूमत वहां पे तालिबान की स्थापित कर ली है और इसने बड़े संयम के साथ काम किया और यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपने संबंध बनाए रखे। इसने वैसे नहीं किया जैसे कि तालिबान मशहूर है अपनी कत्लेआम और अन्य एट्रोसिटीज करने के लिए, तो इसने वैसा ही किया। नतीजा क्या हुआ, ये बड़ी जल्दी ही लोगों में अपनी साख जमाने में कामयाब हुआ। अब मैं थोड़ी सी ईरान की बात भी करता जाऊं। ईरान हम जानते हैं, कभी शाह ऑफ ईरान ये वहां पे राज करते थे। 70 के दशक में शाह ऑफ ईरान ने ईरान के लोगों को बड़ी सहूलतें दे रखी थी, औरतों को भी बड़े अधिकार दे रखे थे। लेकिन जब 80 में अयातुल्लाह खोमेनी, जो कि फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस हेड था, उसने अपने हाथ में हुकूमत ली, तो उसने शरीयत लॉ स्थापित किया और बहुत सी औरतों के ऊपर बहुत से पाबंदियां लगा दी गई। नतीजा क्या हुआ, ईरान फंडामेंटलिस्ट कंट्री बन तो गया, लेकिन औरतों के जो हक है उनके ऊपर बड़ी पाबंदियां लगी, जिसका बहुत आलोचना भी हुई और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए। अमेरिका अक्सर कहता रहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अभी थोड़े दिन पहले, महीना पहले, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था और इसे ट्रंप ने, जो अक्सर अपनी वाहवाह कमाने में लगा रहता है, उसने सीज फायर कराने में बड़ी मदद की थी। ईरान मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। 2013 में भारत के साथ समझौता करता है और यह समझौता जो है, भारत पहली बार ओवरसी पोर्ट की स्थापना करता है, जिसका नाम है शाहिद बहिश्ती टर्मिनल पोर्ट, और यहां पे स्थापना करता है। उधर से वो अफगानिस्तान से रेलवे लाइन स्थापित करता है और इस प्रकार 2016 में ट्राइपार्टाइट एक ट्रीटी होती है जिसमें 3 शामिल होते हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। ट्राइपार्टाइट ये ट्रीटी होती है जिसके अनुसार तीनों देश मानते हैं और आपस में समझौता करते हैं कि वो इस टर्मिनल का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे और इसका जो खर्चा है इंडिया उठा रहा है। अफगानिस्तान के बारे में ये बताता चलूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान की शुरू से मदद करती आ रही है। वहां पे दवाइयां, फूड, भोजन, इसके अलावा वहां के विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा दिलाना और सैनिकों का प्रशिक्षण करना। वहां की पार्लियामेंट का निर्माण भी भारतीय इंजीनियर्स ने किया। वहां पे सलमा डैम का निर्माण भी भारतीय इंजीनियर ने करवाया। अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में भारत ने बहुत मदद की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बात समझने की कोशिश करो। अफगानिस्तान को अपने हाथ में लिया और पाकिस्तान का ये रास्ता जो हमारे लिए निषेध था, हमें एक सी पोर्ट मिल गया जहां पे हम अपना सामान ले जाके बाकी कंट्रीज के साथ व्यापार कर सकते हैं और अफगानिस्तान और ईरान, इनकी हम फ्रेंडशिप जीत लेते हैं। होता क्या है, जर्मनी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करता है जिसमें वो कहता है कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगेंस्ट वुमेन एंड अदर ओपोनेंट और ऑपोजिशन ग्रुप्स के बारे में कर रहे हैं। यह प्रस्ताव 116 देश हक में
दो देश जो हैं वो अगेंस्ट जाते हैं, इजराइल एंड अमेरिका, और भारत और 12 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। भारत 2022 में जब ये ऐसा प्रस्ताव आया था तो उस समय भारत ने पक्ष में वोट दिया था, लेकिन इस बार वो एब्सटेन करता है। क्यों? क्योंकि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। जहां पर ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है, औरतों के हकों का काम है, भारत डेफिनेटली सपोर्ट करता है। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है? फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि यू आर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन। पंचशील के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो उनके फर्स्ट सिद्धांत ये है टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द अदर नेशन and not to interfere in their internal matters. If the people of that nation are happy, a small group of people might not be happy. अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना का तख्ता पलटा क्या 2023 में? उसने भारत में शरण ली, वहां पे यूसुफ मोहम्मद की सरकार स्थापित होती है और वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। भारत प्रोटेस्ट करता है, यूएन में मसला लेके जाता है, और बड़े लोग ये कह रहे थे कि भारत को अटैक कर देना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर। इट डजंट हैपन लाइक दिस। वी कैन प्रोटेस्ट, वी कैन यूज अदर मीन्स, प्रेशर द गवर्नमेंट टू डू द राइटफुल थिंग्स, एंड द थिंग्स वर ब्रॉट टू नॉर्मलाइजेशन। ये बातें जो हैं ये हमारी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, बांग्लादेश भी उठा, चाइना की तरफ चला गया। वो जो हमारे नीचे छोटी सी कंट्री जो है वो भी उठी और चाइना की तरफ चले जाती है। मतलब हो क्या रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे भारत चारों तरफ से चाइना कंट्री की ताकतों से गिर गया। पाकिस्तान चाइना, श्रीलंका में चाइना बेस मांग रहा है, और ऐसे लग रहा था भारत जो है कटा कटा सा हो गया। लेकिन भारत की पॉलिसी जो 2020 के बाद पहली बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चाइना जाते हैं, जयशंकर, और अपने रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज करते हैं। वी कांट इग्नोर द चेंजिंग सिनेरियो, जो कि ग्लोबल आउटलुक है, जो ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी को नजर में रखते हुए मैं आपके साथ अब ये मैप डिस्कस करने जा रहा हूं। कांडला फोर्ट से हम चलते हैं यहां पे, एंड दैट इज चबार पोर्ट। दिस इज चबार पोर्ट, दिस इज कांडला पोर्ट। यहां से हम यहां पे आए और ईरान ने हमें ये सारा इलाका दिया, और इसने हमें 10 साल की लीज दी आगे कि आप 10 साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी आर यूटिलाइजिंग एंड वी आर नॉर्मलाइजिंग आवर रिलेशंस विद सीरिया एज वेल एज Iran, Afghanistan. And you can see over here, this is Central Asia and Middle East, definitely. But we are having friendly alliance with these countries. And we don't want them to fall into the trap of China. अमेरिका, हम और चाइना दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। भारत के पास विकल्प है, या तो अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा ले या चाइना के साथ। अमेरिका के साथ हमारी बड़ी कोशिश की गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। सारी ऑपोजिशन कह रही है एक बार ट्रंप का नाम ले दो, क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैंने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, और प्रधानमंत्री हमारे चुप है। अगर उस समय कुछ बोल देते ठीक है, लेकिन चलो उनकी डिप्लोमेसी की कोई नीति होगी और उसके मुताबिक ही वो चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई शब्द फालतू निकल जाए तो ये वापस तो आने से रहा, और हम अपने बिना वजह किसी भी देश के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब इस बार युद्ध हुआ तो हमारे लिए मदद के लिए सिर्फ इजराइल आ गया है। यही सीरिया और ये इसके साथ टर्की है। ये सीरिया और टर्की में 2023 में जब नेचुरल कैलेमिटी आई तो भारत ने दोस्त प्रोग्राम चलाकर इन दोनों देशों की मदद की। लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो टर्की की सेना जो थी वो पाकिस्तान की सपोर्ट पे आई।
भारत की सपोर्ट में नहीं, सिर्फ इजराइल था जो उसके लिए खड़ा हुआ। रशिया भी इस बार चुप सा रहा, कारण वो अलग चैप्टर है, एक अलग कहानी है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत की नीति उसके सब पसंद नहीं थी। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो इस समय हमारी शिफ्ट इन दिस फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली टुवर्ड्स Taliban ruled nations and the port of Chabahar. Chabahar port is so important that India political scenario has changed and it had up down, मतलब इसने, हमारी इस नीति ने पाकिस्तान को उल्टे मुंह खड़ा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि यहां से अब हमारा ट्रेड बड़ा आसान हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। ये सेंट्रल एशिया के साथ हमारे संबंध, और जो ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% इस समय टैरिफ लगाया है, इसका जवाब यही है कि भारत ने इस समय 2 वाल, वो रशिया चले गए हैं, पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे, जयशंकर भी जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि एससीओ की मीटिंग होने जा रही है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स मिलने जा रहे हैं, तो वो वहां जाएंगे। भारत अपने संबंध चाइना रशिया से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी ये सैंक्शंस लगाए हैं इसीलिए लगाए हैं क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, ईरान से खरीद रहा है, और सीरिया के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं यूएन की तरफ से, भारत उनको बिल्कुल इग्नोर करके अपने तौर पर ये तेल खरीद रहा था, जिसके कारण अमेरिका इस समय, खास तौर पर हमारे ट्रंप जी बड़े नाराज हैं और वो भारत को सबक सिखाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि भारत या चीन के साथ जाए या रशिया से हाथ मिलाए। अब आगे देखते हैं ये पॉलिसी क्या शिफ्ट करती है, लेकिन भारत ने भी आंखें दिखा दी हैं और ट्रंप को एहसास दिलाया कि हम आपके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है जो जब चाहो आप उसे झुका सकते हो, ये भारत है, और भारत लड़ना, अपने आप से अपने आप को संभालना और दूसरों को आंख दिखाना जानता है, और अपनी रक्षा खुद करना जानता है। थैंक यू सो मच।